विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या होता है? पृथ्वी के क्रमबद्ध अध्ययन को, या जो पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा को हमसे पूछे तो पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। बात करें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ विज्ञान, यहाँ पर क्या लिखा मैंने? विज्ञान। बात करें इस विज्ञान का जनक, विज्ञान क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का जनक अरस्तु। विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और आगे बात करें तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? दो। विज्ञान की एक शाखा है जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। जिसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बोल दो, या इसी को अपन बोल सकते हैं जंतु विज्ञान। इसी की दूसरी शाखा है जिसे बोलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, या इसी को बोल देते हैं वनस्पति विज्ञान। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। इस वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को देखें तो ये विज्ञान का ही भाग है, और विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। बात करें कि वनस्पति या पादप विज्ञान का जनक, वनस्पति या पादप विज्ञान का जनक, तो व्यक्ति का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ये व्यक्ति कौन है? वैज्ञानिक है। किसका जनक है? पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का। बॉटनी भी कहते हैं। जीव विज्ञान की बात करें, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक, तो इसका जनक है अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु। एग्जाम में एग्जामिनर उल्टे पुल्टे कई तरीके से पूछ लेता है। विज्ञान का जनक अरस्तु। इसी विज्ञान के जिसका जनक अरस्तु, उसी के दो पार्ट है, दो भाग है, दो शाखाएं, जीव विज्ञान और पादप विज्ञान। लेकिन पादप विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जबकि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये जो अरस्तु है, इसने एक पुस्तक लिखी। इसने क्या लिखी? पुस्तक। ये जो पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एनिमिलियम। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। किसकी है? अरस्तु की। थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक लिखी। क्या लिखी भाई? बुक। ये जो बुक लिखी, इस बुक के अंदर पादपों का वर्गीकरण है, और बुक का नाम है हिस्टोरिया। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। पुस्तक किसकी? अरस्तु की। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। पादप विज्ञान का जनक कौन? थियोफ्रेस्टस। जबकि ये शाखा दोनों किसकी है? विज्ञान की। और विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। जब हमसे पूछा जाए विज्ञान का जनक अरस्तु, लेकिन अलग से पूछ लिया जाए पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होगा? थियोफ्रेस्टस। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जबकि अरस्तु की बुक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर 500 पादपों का, कितने पादपों का? 500 पादपों का वर्गीकरण है। 500 पादपों का वर्गीकरण। 500 पादपों का वर्गीकरण है, जबकि इसके अंदर 500 जीवों का, कितने जीवों का? 500 जीवों का वर्गीकरण है। 500 जीवों का वर्गीकरण। विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु। इन विज्ञान की दो शाखाएं हुई, पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, या बॉटनी का जनक कौन? थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान, इसको जूलॉजी भी कह देते हैं। जूलॉजी कह दो, बायोलॉजी कह दो, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, इनका जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक कौन सी? हिस्टोरिया एनिमिलियम। जबकि थियोफ्रेस्टस की बुक कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोनों के अंदर, हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर 500 पादपों का वर्गीकरण है, जबकि हिस्टोरिया एनिमिलियम के अंदर 500 जीवों का वर्गीकरण है। तो विज्ञान का जनक कौन हुआ? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन हुआ? अरस्तु।
जबकि पादप विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। स्क्रीनशॉट कर लो। जीव विज्ञान को और डिटेल से पढ़े तो एक पार्ट होता है मस्तिष्क। पार्ट का नाम क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में जनरल सामान्य जानकारी अपन पढ़े तो मस्तिष्क की बात ये होती है कि पहले तो ये जानना जरूरी है मस्तिष्क होता कहाँ है। तो किसी से भी अगर पूछा जाए कि अपने शरीर में जो मस्तिष्क होता है कहाँ होता है, तो जवाब आता है कि हमारे सिर में होता है। कोई किसी को भी पता है कि मस्तिष्क हमारे शरीर में होता है। शरीर के किस भाग में होता है? सिर में होता है। तो मान लीजिए ये अपना मस्तिष्क है, ये अपना क्या है? मस्तिष्क है। ये जो अपना मस्तिष्क होता है सिर के अंदर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? सिर में। लेकिन ये जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां पाई जाती है। मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाई जाती है? झिल्लियां पाई जाती है। और ये जो झिल्लियां होती है, इन झिल्लियों की संख्या होती है 3। झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 3। मस्तिष्क के बाहर की ओर झिल्लियां चारों तरफ होती है, होती चारों तरफ है, लेकिन संख्या में होती है 3। संख्या कितनी होती है इनकी? 3। ये जो झिल्लियां हैं, तो झिल्लियां बनी होती है मांसपेशी की और संख्या होती है 3। नाम इनका होता है मेनिंजेस। नाम क्या होता है? मेनिंजेस। मस्तिष्क के बाहर की ओर झिल्लियां मांसपेशी की बनी होती है, संख्या कितनी होती है? 3, और नाम क्या होता है? मेनिंजेस। लेकिन इसको और डिटेल से पढ़े, झिल्लियों को और डिटेल से पढ़े तो इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तीनों के क्या होते हैं? अलग अलग नाम। जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं कि कंपटीशन के अंदर साइंस पूछे जाने की, लेकिन डीपली पढ़ें। जैसे मान लो किसी को झिल्लियों में चोट आ गई, कोई संक्रमण हो गया, डॉक्टर ना उठा के सारे तीनों को चेंज कर दे, नहीं। 3 झिल्लियां, तीनों की संख्या अलग है, तीनों के नाम भी अलग होते हैं। सम्मिलित रूप से तीनों को बोलते हैं मेनिंजेस। तीनों को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। जबकि तीनों का अलग अलग नाम है। एक होती है ड्यूरामेटर, एक होती है पायामेटर, एक होती है अरेक्नोइड। ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड। टोटल संख्या कितनी हो गई? 3। जबकि सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इन्हीं मेनिंजेस झिल्लियों के अंदर एक द्रव भरा रहता है। मेनिंजेस झिल्लियों में क्या भरा रहता है? द्रव। ये जो द्रव भरा रहता है ये स्पंजी द्रव होता है। इसका नाम होता है मेरु द्रव। नाम क्या होता है इसका? मेरु द्रव। हमारे सिर में जब कोई चोट लगती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो ये थोड़ा स्पंज करता है, इसलिए बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। नाम क्या होता है इसका? मेरु द्रव। ये जो झिल्लियां होती हैं, इन झिल्लियों के तुरंत बाहर की ओर एक आवरण होता है। तुरंत बाहर क्या होता है? आवरण। यहाँ पर मैंने समझने की दृष्टि से चौकोर बना दिया। चौकोर नहीं होता, हमारा जो सिर होता है उसी आकार का ही आवरण होता है। ये जो आवरण होता है, ये आवरण बना होता है हड्डियों का। आवरण जो होता है, आवरण बना होता है हड्डियों का। किसका बना होता है? हड्डियों का। और ये जो हड्डियों का आवरण बना होता है, इसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 8। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। जबकि झिल्लियों की संख्या कितनी थी? 3। हड्डियों की संख्या 8 होती है। 8 हड्डियां मिलकर आवरण बनाती है मस्तिष्क का, और इसका नाम होता है क्रेनियम। नाम क्या होता है इसका? क्रेनियम। इसी क्रेनियम को हिंदी में बोलते हैं कपाल। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? कपाल। टोटल हड्डियां कितनी है? 8। ये जो 8 हड्डियां ये भी अलग अलग होती है। 8 अलग अलग हड्डियां एक साथ मिलकर क्रेनियम का या कपाल का निर्माण करती है, जो कि आवरण होता है। किसका आवरण होता है? मस्तिष्क का। किसका आवरण होता है? मस्तिष्क का। इन 8 हड्डियों के अपन अलग अलग नाम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बात करें मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में पानी की मात्रा पाई जाती है, और मस्तिष्क में पानी की मात्रा होती है 95%। कितने प्रतिशत होती है? 95%। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पानी की मात्रा कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। कितनी होती है? 95%। और दूसरे तरीके से पूछ ले, शरीर में सबसे कम पानी की मात्रा, तो शरीर में सबसे कम पानी की मात्रा होती है हमारे दांत और हड्डियों में। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। कितनी परसेंट? 95। सबसे कम दांत और हड्डियों में 5%। कितने प्रतिशत? 5%। बात करें इस मस्तिष्क के भाग की, तो मस्तिष्क के कुल भाग होते हैं 3। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के भाग कितने? 3। और इसकी बात करें तो मस्तिष्क का पूछा जाता है वजन।
मस्तिष्क का क्या पूछा जाता है? वजन। तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। पिछली एग्जामों के अंदर 1300 से 1400, 1200 से 1300 इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, थोड़े लंबे। अपन ने लगा दिया 1300 से 1400 आंसर, लेकिन 1300 से 1400 के बीच में अब ऐसे ऑप्शन देते हैं 1310 ग्राम, 1320 ग्राम, 1390 ग्राम, 1400 ग्राम, 1420 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम। इसी को मैं लिख सकता हूँ दूसरी भाषा में 1.35 kg, 1.35 kg। अभी एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी, ग्रुप डी की एग्जाम लगी थी, उनमें पूछा गया क्वेश्चन है और वहां पर 1.35 की जगह लिखा हुआ था 1.36 kg, यानी 1360 ग्राम। सर आप 1350 बता रहे हो, 1350 करेक्ट वैल्यू है। 1350 ऑप्शन में नहीं होगा तो इसके पास की वैल्यू होगी, अपने को वो ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने 1350 बता दिया आप इस चीज को रट के जा रहे हो, नहीं, इसके पास की वैल्यू या तो मिलेगा 1350 या 1350 के पास की वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो आपको 1360 मिल जाए, फिर मिले आपको 1390, 1400, 1310, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 1360। उसी तरीके से मस्तिष्क का वजन जो एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी कितना मानती है? 1350 या 1.35 kg। अपन पढ़ रहे हैं मस्तिष्क, और मस्तिष्क का अपन कर रहे हैं अध्ययन। क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। यहाँ पर फ्रेनो का मतलब होता है मस्तिष्क और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। फ्रेनो का मतलब मस्तिष्क और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो फ्रेनोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मस्तिष्क का अध्ययन। यही मस्तिष्क तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म छोटी छोटी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। और तंत्रिकाओं की बात करें तो तंत्रिकाओं को बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब तंत्रिका का टॉपिक पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, या तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। तो मस्तिष्क को एक भाषा में अपन कह सकते हैं कि मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, या न्यूरोलॉजी शाखा के अंदर मस्तिष्क का क्या होता है? अध्ययन। लेकिन जब न्यूरोलॉजी ऑप्शन में नहीं हो या इसकी पर्टिकुलर बात की जाए तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? फ्रेनोलॉजी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के चारों तरफ बाहर की ओर 3 झिल्लियां होती चारों तरफ है, लेकिन संख्या में कितनी होती है? 3। और नाम क्या होता है सम्मिलित रूप से? मेनिंजेस। जबकि इन तीनों का नाम अलग अलग होता है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड। वैसे ही इन झिल्लियों के अंदर एक द्रव भरा रहता है, द्रव का नाम होता है मेरु द्रव। स्पंजी द्रव होता है, बाह्य आगंतुक को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाहर की ओर आवरण होता है, आवरण बना होता है हड्डियों का। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। नाम क्या होता है? क्रेनियम। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? कपाल। ये हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? आवरण। आवरण का नाम क्या है? क्रेनियम। आपकी मान लो सर पे उठा के कोई डंडा मार देगा, या अपन कहीं बाइक से जा रहे गिर गए, सिर में चोट लग गई, तो सीधा मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है अगर हमारे आवरण ना हो। अगर टूटता है तो आवरण टूटता है, चोट लगती है तो आवरण पर लगती है। जब तक आवरण सुरक्षित है तब तक मस्तिष्क सुरक्षित है। समझ रहे हो ना? पानी की मात्रा सबसे ज्यादा मस्तिष्क में होती है, 95% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 95%। इनको आप एक बार फिर से देख लोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। मस्तिष्क ठीक से पढ़ोगे, बिल्कुल भी आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ोगे अपने आप से याद हो जाएगा। बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क को अपन ने पढ़ा कि मस्तिष्क के भाग 3 होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पानी वानी याद रह जाएगा। मस्तिष्क की बात करें 3 भाग। एक तो होता है इसका अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क होता है? अग्र मस्तिष्क। एक इसका होता है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। एक भाग होता है इसका पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसके आगे जाके 2 भाग हो जाते हैं। इसका पहला भाग होता है सेरिब्रम। पहला भाग क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम कह दो या प्रमस्तिष्क कह दो, इसका हिंदी नाम है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। ये जो सेरिब्रम होता है,
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, शरीर का सबसे बड़ा नहीं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा। मस्तिष्क का अग्रभाग, और अग्रभाग में कौन सा भाग? सेरिब्रम। ये सेरिब्रम भाग इस पूरे मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे विकसित भाग भी होता है, पढ़ेंगे डिटेल से। इसका दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम होता है डाइएनसिफेलोन। और इस डाइएनसिफेलोन के भी आगे जाके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है थैलेमस, एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस कंफ्यूजन करते हैं बहुत, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पढ़ेंगे डिटेल से। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, इस मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सेरिब्रल। कौन सा होता है? सेरिब्रल। अपन ऊपर में पढ़े हैं सेरिब्रम, जबकि नीचे क्या लिखा है अपन ने? सेरिब्रल। इसका पूरा नाम होता है सेरिब्रल पेंडेकल। और इसका दूसरा भाग होता है कॉर्पोरो क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? दो, सेरिब्रल पेंडेकल, कॉर्पोरो क्वाड्रिजेमिना। वैसे ही पश्चिम मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग होता है जिसे बोलते हैं सेरिबलम। नाम क्या होता है? सेरिबलम। सेरिबलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। और एक भाग होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे का मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क और पीछे का मस्तिष्क। कोई समझने वाली बात है क्या? अग्र मस्तिष्क के कितने भाग किए? दो। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। इसका दूसरा भाग कौन सा है? डाइएनसिफेलोन। और डाइएनसिफेलोन के कितने भाग हुए? दो। एक तो होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। वैसे ही मध्य मस्तिष्क के भी कितने भाग हुए? दो भाग। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल पेंडेकल। ऊपर अपन ने कौन सा पढ़ा? सेरिब्रम। तो इसका एक भाग सेरिब्रल पेंडेकल और दूसरा भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। किसी नॉर्मल एग्जाम में, नॉर्मल का एग्जाम का मतलब होता है कि जिसका सिलेबस कम हो, साइंस उसमें भी सेम पूछी जाती है। आप आरएएस पढ़ोगे, आईएएस पढ़ोगे, साइंस उसमें भी वही पूछी जाती है, पर पूछने का तरीका होता है। एक सरल नॉर्मल तरीके से पूछ ले, एक बहुत ज़्यादा गहराई से पूछ ले। आपसे पूछ ले मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, सीधा सा आंसर है 3। मस्तिष्क में पानी की मात्रा 95%। लेकिन आपसे कोई पूछ ले अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। अगर वो खुद ही बोल दे एग्जामिनर कि अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आंसर क्या जाएगा अपना? सेरिब्रम और डाइएनसिफेलोन। या अपने को ये सारे नाम दे दे, फिर क्वेश्चन पूछे अपने से कि निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो इन दोनों में से कोई एक भाग लिखेगा। या अपने से पूछे कि थैलेमस किसका भाग है, तो अगर ऑप्शन में आ गया डाइएनसिफेलोन तो डाइएनसिफेलोन करेंगे। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है और कौन है? अग्र मस्तिष्क, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। सर दोनों ही आ जाए तो पूछ लिया अपने से कि थैलेमस किसका भाग है, और ऑप्शन में दोनों है, डाइएनसिफेलोन भी है और अग्र मस्तिष्क भी है, तो अपन आंसर क्या देंगे? डाइएनसिफेलोन। कई बार होता है ऐसा, हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है, फिर भी उसको जो बोर्ड है गलत मान रहा है, फिर अपन रेट लगाते हैं, फिर अपन ही दोषी ठहराए जाते हैं। क्यों? ऐसा ही होता है। आप दावा करोगे थैलेमस भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क का है और डाइएनसिफेलोन का भी है, लेकिन दोनों में से सही क्या है? डाइएनसिफेलोन। थैलेमस किसका भाग है? डाइएनसिफेलोन का, क्योंकि डाइएनसिफेलोन किसका है? अग्र मस्तिष्क का। तो जब दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो राइट क्या माना जाएगा? डाइएनसिफेलोन। एक पश्च भाग होता है, पश्च भाग के भी 2 भाग होते हैं, सेरिब्लम। ऊपर लिखा है अपन ने सेरिब्रम, नीचे लिखा है पश्च भाग के अंदर सेरिबलम, अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। एक इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मस्तिष्क के कुल कितने भाग हुए? 3। अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे भाग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। और इसकी डिटेल से बात करें प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम।
हमारे अंदर याददाश्त, बुद्धि, चिंतन, इन सब का केंद्र होता है सेरिब्रम। यानी अगर अपन पढ़ रहे हैं, अपन अच्छे से याद कर पा रहे हैं या अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब काम कौन कर रहा है? सेरिब्रम। हमें किसी भी बात की चिंता हो रही है, अपन ने कोई ऐसा वैसा काम कर लिया, घर वालों ने डांट दिया, चिंता हो रही, दिमाग में टेंशन हो, किसी बात को लेकर हो गई, वो जो टेंशन का काम करता है वो भी कौन करता है? सेरिब्रम। बुद्धि, चिंतन, याददाश्त, किसी चीज में आप बुद्धि लगा रहे हो, कौन नियंत्रण करता है उसको? सेरिब्रम। किसी भी काम में अपन अपनी बुद्धि का, तर्क का उपयोग करते हैं, दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें सक्षम कौन होता है? सेरिब्रम। यानी मान लीजिए किसी का अगर सेरिब्रम पार्ट कमजोर है तो उसको कैंडिडेट की आईक्यू कमजोर होती है, अपन बोलते हैं कि ये पागल है, इसमें दिमाग कम है। वो कहाँ से होता है? सेरिब्रम से। मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ तो बोलने की जो भाषा होती है, उस भाषा पे कौन नियंत्रण करेगा? सेरिब्रम। अपन किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, उससे 1 सेकंड पहले, सेकंड के कुछ भाग पहले अपने दिमाग में ये सब आता है कि सामने वाले से बोलना क्या है। वो किस में आता है? सेरिब्रम में। याददाश्त, बुद्धि, चिंतन का, ये सब का केंद्र होता है। किसी भी चीज़ का याद रहना, किसी भी चीज़ में बुद्धि लगाना, किसी भी चीज़ की टेंशन होना, चिंता होना, ये सब किस में आएगा? सेरिब्रम में। अगर अपन कोई बहुत दिमागी काम कर रहे हैं तो उसमें कौन यूज होगा? सेरिब्रम। इसका एक अगला भाग है जिसको बोलते हैं डाइएनसेफेलोन। इस डाइएनसेफेलोन के आगे जाके कितने भाग हुए? 2 भाग। ये जो थैलेमस भाग होता है, इस थैलेमस भाग का काम है सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी जलन का अनुभव, सर्दी गर्मी और जलन का अनुभव। जैसे मान लो कि सर्दियों के दिनों में हमें सर्दी लगती है, गर्मियों के दिनों में हमें गर्मी लगती है, कौन अनुभव करवाता है? थैलेमस। सर सर्दियों के दिन है तो सर्दी अनुभव होगी, गर्मियों के दिन है तो गर्मी अनुभव होगी, इसमें क्या बात है? कई बार क्या होता है कि गर्मी के दिन होते हैं, टेम्परेचर चल रहा होता है 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस। ऐसी स्थिति में अपने घर में किसी को भी बुखार हो जाता है, आम बात है, देखा होगा आपने। गर्मी का टाइम है, बुखार हो गया, कोई बात नहीं है, पारा चढ़ा हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, कैंडिडेट गर्म हो गया, गर्म का मतलब बुखार चढ़ गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में बीमार व्यक्ति, पेशेंट बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, और अपन मान भी लेते हैं, जबकि हमें पता है कि गर्मी के दिन है, तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है, इसको बुखार चढ़ा हुआ है, ये खुद गर्म है, लेकिन बोल कर रहा है कि मुझे ठंड लग रही है। मान नहीं लेते, उसके बाद वो जो कहता है वो करते हैं, उसको कंबल उड़ाओ, रजाई उड़ाओ, 1 2 3 उड़ा देते, उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे सर्दी लग रही है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। जब हमारे बुखार होता है, शरीर में बुखार होता है, तो कई बार थैलेमस भाग काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है। तो ये जैसे ही जवाब देता है कि सर्दी लग रही है तो पेशेंट बोलता है सर्दी लग रही है, ये बोलता है गर्मी लग रही है तो पेशेंट भी क्या बोलता है? गर्मी लग रही है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर सर्दी और गर्मी, इनका अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस। आपको कोई कांटा चुभा या कहीं से गर्म लगा, तक से सूचना जाएगी थैलेमस के पास, ये बताएगा कि ये ठंडा लगा है, ये गर्म लगा है। मान लो मेरे हाथ में पेन है, ये ठंडा है, गर्म है, कहाँ से पकड़ रखा है? हाथ से, अंगुली से, लेकिन अंगुली को नहीं पता है कि ये ठंडा है या गर्म। ये किसको पता है? थैलेमस को। किसको पता है? थैलेमस को। किसी चीज़ की चोट लगती है, दर्द होता है, तो दर्द का अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस। वहीं पर इसी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हमें अनुभव करवाता है भूख का, प्यास का, भूख, प्यास, काम, क्रोध, किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आना, किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होना, ये सब किसमें निहित होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस, भूख लगना, प्यास लगना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होना, किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध आना, ऐसी स्थिति में कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। या कभी कभार होता है कि
किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया, हम कोई बहुत ज़्यादा गलत काम करने को उठा, कई बार कैंडिडेट सुसाइड भी कर लेते हैं। क्रोध में वो सब होता है। क्रोध किसमें निहित होता है? हाइपोथैलेमस में। किसमें निहित होता है? हाइपोथैलेमस में। किसी व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है, अपन सो रहे होते हैं, रात को अचानक से नींद खुलती है, फिर पता चलता है कि अभी प्यास लग रही है। किसने बोला? मस्तिष्क ने। मस्तिष्क के किस भाग ने? हाइपोथैलेमस ने। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम कर रहा है, या मस्तिष्क का कौन सा भाग ये इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति को प्यास लगी है? हाइपोथैलेमस। भूख की बात करें, हमें पता है कि कई बार हमें खाना नहीं खाना, या कई लोग फास्ट वगैरह करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको पता होता है कि खाना नहीं खाना, उसके बाद भी उन्हें फील होता है कि भूख लग रही है। भूख लगती है, कौन याद दिला रहा है? हाइपोथैलेमस।